और फ्री थिंकर से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गालिब भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात जी। करेंगे? गालिब भाई सबसे पहले तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं कुछ पिछले 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ और आपने बहुत ज़्यादा जो है मेरे माइंड को आपने डेवलप किया है रिलीजन्स को लेकर एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अभी अपने आप को जो कंसिडर करता हूँ एथियस्ट कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं टॉपिक सेट कर कुछ बात कर सकता हूँ कि जो टॉपिक पे हाँ, बात हो कर रही है लें उसी कर के लें कर लें कर लें। कोई ये टॉपिक सिर्फ एक वो होता है, एक मेन टॉपिक मैंने रखा होता है, मगर वैसे आप कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हाफिज़े कुरान था। ठीक है। मैंने हम्म। थर्ड थर्ड क्लास के बाद मेरे वालिदैन ने ये सोचा कि मुझे जो है वो इस दीनी तालीम की तरफ जाना चाहिए। तो मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 साल उस मदरसे में लगाए, लेकिन मैंने तो सिर्फ अरबी हिफ्ज की, राइट। मुझे हम्म। तो उस चीज का कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या हिफ्ज कर रहा हूँ क्या नहीं हिफ्ज कर रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जितना नुकसान इस्लाम ने पहुंचाया मेरी जिंदगी को, किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। मैं मतलब कि अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाया। मैं मतलब कि अपने जो मेरे उम्र के जो लड़के थे या दोस्त थे मेरे, उस तरह मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, राइट। तो इस चीज का मतलब कि बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ में। उसके बाद में आगे स्टडी मैंने प्राइवेट ही कंप्लीट की अपनी। फिर मैं बरूने मुल्क चला गया, अभी भी मैं वहीं पे हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। लेकिन उस चीज ने मेरी जिंदगी को बड़ा खराब किया है। मतलब कि मैं उस तरह से अपनी लाइफ को डेवलप नहीं कर पाया जिस तरह मतलब कि मेरे जो साथ के लड़के थे हम। तो और एक और स्टोरी है, जो हमारे कारी साहब थे जिनके पास मैंने हिफज किया था, तो उनके पास बच्चे दूसरे शहरों से भी आकर मदरसे में रहते थे। तो जब मेरा कुरान पाक कंप्लीट होने वाला था, उन्हीं कारी साहब ने, जो मेरे उस्ताद थे, वहां पर एक बच्चा था, उसके साथ उन्होंने जाति कर डाली। ठीक अच्छा। है। तो आप जो बात करते हैं इस चीज पे कि मदरसों में बच्चों के साथ ज्यादतियां होती हैं, सब कुछ होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त बात है। और और हुआ क्या उसके बाद के, जो हमारी मस्जिद की इंतजामिया थी, उन्होंने 6 महीने बाद जब मामला ठंडा हो गया, तो कारी साहब को वापस ले आए। मैं उस उसी टाइम फिर कारी मेरे को जिसने बच्चे को अब्यूज किया था, उसी को वापस ले आए। उसी कारी को वापस लेकर आए। और फिर मेरे अब्बू थे, उन्होंने फिर मुझे जो है उस मदरसे से हटवा लिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब कि एक बंदा जिसके पे साबित हो चुका है कि हम्म। इस बंदे ने बच्चे से जाति की थी, वो मस्जिद की इंतजामिया और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जो बंदे थे इंतजामिया में, उन्होंने उसी कारी को दोबारा वापस बुला लिया। इसका मतलब है वो सारे ही वैसे ही थे, उस तरह के। उन्होंने, मेरी तो उम्र उस टाइम तकरीबन 12 या 13 साल थी उस टाइम। तो मैं उस चीज को लेके मेरे जहन में जो उस कारी साहब का एक एहतराम था या जो भी था, वो भी वैनिश हो गया। मैंने कहा यार, ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर सकता है। तो अभी जो मैं मतलब कि अपनी मुल्क की जो सिचुएशन देखता हूँ, मेरे जो अनसेस्टर्स थे वो बेसिकली इंडिया पंजाब से माइग्रेट किए थे पाकिस्तान में, ठीक है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि उनका क्या मकसद था, या उन्होंने जो माइग्रेशन की, जो अभी हालात है हमारे पाकिस्तान के, तो उनकी तो सारी जो कुर्बानी है, मेरे जो परदादा थे वो रास्ते में शहीद हो गए थे। तो मतलब कि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, मुझे तो कोई फ्यूचर नजर नहीं आता पाकिस्तान का, कि अभी पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा। यही तो परेशानी है ना कि हर कोई डुबोने के ऊपर तुला हुआ है और बचाने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हर कोई डुबोने पे है। सियासतदान है वो सारे मिलकर डुबो रहे हैं, फौज है वो डुबो रही है, अदालत है वो डुबो रही है, ब्यूरोक्रेसी है वो डुबो रही है, डॉक्टर, टीचर, अवाम सब मिलके इस मुल्क को डुबो रहे हैं। बस पार लगाने वाला बिल, कोई भी नहीं है। हर कोई इस कश्ती में सुराख करके अपने अपने सुराख से पानी पी रहा है। ठीक है। सब बिल्कुल डुबो ऐसे, रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। कोई अच्छा हाल ही नहीं है। गालिब भाई आपसे एक पर्सनल मैंने वो भी एडवाइस भी लेनी थी। मैं बेसिकली जब से मैंने
ये रिलीजन वगैरह से मैंने अपने आप को आज़ाद किया। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया हूँ। मुझे मेरी जो प्रोडक्टिविटी है लाइफ की वो भी बहुत कम हो चुकी है। तो मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता था कि आप मुझे हम्म। कुछ ऐसी बुक्स रेकमेंड करें जो मुझे ओवरकम कर सकें इन मामलात के बारे में। इंग्लिश में पढ़ लेते हो आप? जी जी बिल्कुल, मैं पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में। यार फिर कार्ल सेगन की किताबें पढ़ो, या मेरे ख्याल में अगर तो आपको थोड़ा बहुत फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो रसल को क्यों नहीं पढ़ते? किसको गली भाई? ब्रेटनेड रसल को। ब्रेटनिंग वो रसल को? किताब पढ़ो, इन द प्रेज ऑफ आइडलनेस। ठीक है, ठीक हो गया गली ठीक भाई। है, मैंने बुक है एक्चुअली अभी इन द प्रेज ऑफ आइडलनेस, वो किताब पढ़े रसल की। फिर एक और किताबें हैं उसकी काफी सारी हैं ऐसी, मुझे नाम नहीं याद, मुझे भी पढ़े हुए ना मेरे ख्याल में 10-12 साल हो चुकी हैं उसकी किताबें। ठीक है, मेरे ख्याल है 2012 से लेके 2013 के दरमियान में मैंने रसल को एक बार, यानी पढ़ा ही रसल था उन दिनों में, कुछ 2-4 महीने ऐसे थे कि जिसके अंदर रसल की एक एक किताब मैंने खंगाल के और हर किताब पढ़ डाली थी रसल की। ठीक है, तो आप रसल को पढ़ें, रसल आपको होप देगा, मेरा जहां तक ख्याल है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी किताबें पढ़ सकते हैं। आप सेपियंस पढ़ लें एक बार। ठीक है, सेपियंस आप जब ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं ना, आप जिस तरह से वो एवोल्यूशनरी और एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस में ह्यूमन हिस्ट्री बताता है ना, वो ह्यूमन हिस्ट्री क्या करती है, आपको एक पर्सपेक्टिव देती है। हम असल में कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम मजहब छोड़ते हैं, क्योंकि मजहब हमारी जिंदगी में ना एक सेंट्रल पिलर की जगह पे खड़ा होता है, वो सेंट्रल पिलर टूट जाता है जिसकी वजह से पूरी इमारत हिलने लग जाती है। अब आपने उसकी जगह एक नया पिलर बनाना है। वो नया पिलर आप सिर्फ एक तरीके से बना सकते हैं, और मैं मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बहुत से एथियस्ट ये बनाने में नाकाम हो जाते हैं। क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि वो कभी पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो नहीं करते। अगर आप पढ़ने की तरफ तवज्जो करेंगे, आप चीजें पढ़ेंगे, आप चीजों को समझेंगे, तो दिल को सुकून आता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। देखें, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मजहब थी। आप सुबह उठते थे, आप फजर की अजान पढ़ने पढ़ने का होती थी तो आप नमाज पढ़ने का सोचते थे। अगर आपने बाहर जाके नहीं भी पढ़ी तो आप घर में पढ़ते थे। फिर आप दिन में लग जाते थे, फिर आप दूसरी नमाज, तीसरी नमाज, रमजान आ गया आप रोजे रखते हैं, ईद आप मना रहे हैं। ठीक है, दिन में अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह चल रहा है, हर वक्त आप दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से। ठीक है, आप कुरान पढ़ रहे हैं। ये दिन में कितना टाइम था जो आप देते थे? हर आदमी कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा जो है दिन में मजहब को देता है, कम से कम भी आधा घंटा होता है। ठीक है, तो वो आधा घंटे से 1 घंटे का जो टाइम है, इससे ज्यादा भी बहुत से लोग देते हैं। वो आपकी जिंदगी में अब खाली महसूस हो रहा है, तो फिर जब वो खाली टाइम होता है, इंसान फिर उसमें अपने मसले सोचने लग जाता है, नेगेटिव सोचने लग जाता है। तो उस नेगेटिव सोच को तोड़ने का तरीका यह है कि वो जो मजहब के ऊपर आप टाइम लगाते थे ना, वो टाइम अब आप पढ़ने पे और सीखने पे लगाना शुरू कर दें। आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं, आप फिक्शन पढ़ सकते हैं, आप नॉन फिक्शन पढ़ सकते हैं, सब चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त को कहीं और उसका पॉजिटिव यूज करना शुरू करें किसी और जगह पे, तो यकीनन आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? थैंक यू सो मच गालिब भाई। बेसिकली मैंने सेपियंस अभी रिसेंटली फिनिश की है। पूरी मैंने अच्छा। बुक पढ़ी है। जी जी, पूरी मैंने बुक हाँ पढ़ी है हाँ। और बहुत सी चीजें जो है लाइफ को लेके, ह्यूमन हिस्ट्री को लेके बहुत सी चीजों से माइंड जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डेवलप हुआ है इस चीज के बारे में कि हम क्या थे, कहाँ हाँ से आए हाँ। हैं, क्या। जी जी, तो वो तो मैंने पूरी अभी रिसेंटली फिनिश की। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।